प्यारे बच्चों, टार्ज़न की वापसी के पिछली कैसेट कहानी में आपने सुना था टार्ज़न नर्से के गठेरे के साथ लगकर खड़ा हो गया। अचानक दो आदमी अपने केबिन से दबे पांव बाहर निकले। इन दोनों ने स्याह रंग के ओवरकोट पहने हुए थे और इनके चेहरे नकाबों में छुपे हुए थे। फूंक फूंक कर कदम रखते हुए ये दोनों टार्ज़न की तरफ बढ़े और इससे पहले कि टार्ज़न को खबर हो वो दोनों उस पर टूट पड़े। उन दोनों ने टार्ज़न की दोनों टांगे पकड़ी और आनंद फानन उसे समंदर में फेंक दिया। और ऐन उसी वक्त मिसेस स्ट्रॉन्ग ने अपने कैबिन के शीशे में से देखा कि ऊपर से कोई चीज समंदर में गिरी है। आई थिंक ही इज अ मैन। लगता है कोई आदमी गिरा है, बट लेकिन शायद ये मेरा ख्याल है। हो सकता है कि किसी ने कोई फालतू चीज समंदर में गिराया, वरना तो अगर कोई आदमी गिरा तो जरूर जहाज का अलार्म बजता। ओके, सुबह को कैप्टन से मालूम करेगा। और अगले रोज वाकई जहाज से एक आदमी गायब था। मिसेस स्ट्रॉन्ग ने जब टार्ज़न को न देखा तो एक मुलाजिम को उसके केबिन में भेजा। मुलाजिम ने वापस आकर बताया कि मिस्टर जॉन अपने केबिन में नहीं है और उनका बिस्तर भी वैसे का वैसा ही है। चादर पर एक शिकन भी नजर नहीं आती। ऐसा मालूम होता है कि मिस्टर जॉन अपने बिस्तर पर सोए ही नहीं। चंद लम्हों बाद सारे जहाज में जॉन के अचानक गुम हो जाने की खबर फैल चुकी थी और मुसाफिर कप्तान से सवालात कर रहे थे। मल्लाहों ने जहाज का कोना कोना देखा मगर जॉन का कहीं पता न था। आखिर कप्तान मिसेस स्ट्रॉन्ग के पास आया। उसकी आवाज कपकपा रही थी। उसने कहा, वेल मिस, आई एम सॉरी। मैं अफसोस के साथ पर ये न्यूज आपको देता है कि मिस्टर जॉन गुम हो गया है। कुछ समझ में नहीं आता है कि किधर गया। मेरा ख्याल है कि मिस्टर जॉन समंदर में गिर गया। नो कैप्टन, नो, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम गलत बोल रहे हो। ओह मिस्टर जॉन, व्हाट कैन आई डू? व्हाट कैन आई डू? इधर जॉन की मौत पर मिसेस स्ट्रॉन्ग आंसू बहा रही थी और दूसरी तरफ टार्ज़न जो ही समंदर के ठंडे ठंडे पानी में गिरा उसने तेजी से तैरना शुरू कर दिया। वो जल्द से जल्द जहाज से दूर हो जाना चाहता था क्योंकि टार्ज़न समझ चुका था कि उसे समंदर में फेंकने वाले कौन लोग हो सकते हैं। चंद लम्हों बाद जहाज खासी दूर जा चुका था। अब टार्ज़न था और बहरे ओकेयानूस की बेरहम मौजें। उसके लबों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने हिम्मत हारना सीखा ही न था। वो तैरता रहा। अब उसने अंडरवियर के अलावा सारे कपड़े उतार कर समंदर में फेंक दिए थे क्योंकि कपड़े तैरने में रुकावट पैदा कर रहे थे। अब सितारे एक एक करके मगरिब की जानिब गायब होने लगे और फिर मशरक़ी उफ़ुक़ पर उजाला फैलने लगा। टार्ज़न के बाजू और पैर अब तैरते तैरते शल हो गए थे। उसने अपने आप को अब लहरों पर छोड़ दिया। दोपहर के वक्त टार्ज़न ने कुछ फासले पर एक बड़ा सा तख्ता बहते देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ। उसने अपने आप से कहा, ये तख्ता किधर से आया है? लगता है किसी जहाज का तख्ता है जो हाल ही में समंदर में गर्क हुआ है। तख्ते को देखकर टार्ज़न के थके हुए बेजान जिस्म में एक नई कुव्वत उभर आई। वो जल्दी से तख्ते पर सवार हो गया। 2 दिन और 2 रातें टार्ज़न भूखा प्यासा उस तख्ते पर लेटा रहा। इस दौरान कई बार खौफनाक शार्क मछलियों ने उसका पीछा किया और उसे हड़प करने की कोशिशें की मगर वो इनके हमलों से बचता रहा। और तीसरे दिन सुबह के वक्त टार्ज़न को दूर, बहुत दूर समंदर में एक लकीर सी उभरती नजर आई। वो संभल कर बैठ गया। अब तख्ता लहरों पर तैरता हुआ बहता हुआ उस लकीर की जानिब जा रहा था और ये लकीर आहिस्ता आहिस्ता साफ होती जा रही थी। टार्ज़न के जिस्म का रुआं खुशी से कांप रहा था क्योंकि टार्ज़न को एक सरसब्ज और शादाब जजीरे के आसार दिखाई दे रहे थे। जजीरे से 1 मील इधर ही टार्ज़न ने बेताब होकर तख्ते से छलांग लगा दी और तैरता हुआ साहिल की जानिब बढ़ने लगा। टार्ज़न को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि ये तो वही जजीरा था जहां टार्ज़न इस मुहिम से पहले रहता था और जहां टार्ज़न पैदा हुआ था। पुरानी यादें टार्ज़न के जहन में ताजा होने लगी और जब उसने अपने केबिन को देखा जो बरसा बरस से वैसे ही खड़ा था तो टार्ज़न के हलक से खुशी के मारे एक नारा निकल गया। ओह माय गॉड, ये तो मेरा अपना घर है। अपना ये मेरा केबिन है, मेरा। अब टार्ज़न जजीरे के गुंजान हिस्से की तरफ चलने लगा। अब वो फिर टार्ज़न था, अजीम टार्ज़न, जंगल की खौफनाक दुनिया पर हुकूमत करने वाला इंसान।
اور پھر ٹارزن نے جنگل کے گھنے اور تاریک حصے میں پہنچتے ہی وحشیانہ انداز سے اپنی آمد کا اعلان کیا اور پھر فوراً ہی جواب میں شمال کی جانب سے شیر کے گرجنے کی آواز سنائی دی اور پھر درختوں پر جھولتے ہوئے بندر خوشی سے خوخیانے لگے. وہ سبھی برسوں سے ٹارزن کو جانتے تھے, پہچانتے تھے. پھر تو جنگل میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ ٹارزن آ گیا ہے, ٹارزن آ گیا ہے. ٹارزن کے لیے اب بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تھی. اب وہ شکار کی تلاش میں تھا. اس کے پاس ایک لمبے رسے اور چاقو کے سوا کچھ اور نہ تھا جو کہ اس نے اپنے کیبن سے لیا تھا. اب وہ ایک درخت سے دوسرے درخت پر چھلانگیں لگاتا ہوا جا رہا تھا, بالکل بندر کی طرح. اور پھر ٹارزن نے لمبی گھنی گھاس میں کسی جانور کے چپکی چپکے حرکت کرنے کی آہٹ سن لی. اس نے اپنے آپ کو شاخوں اور پتوں میں چھپا لیا. وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ جانور ہے کون. چند لمحوں بعد اس نے اسے دیکھ لیا. یہ شیر تھا, شیر, جنگل کا ایک اور بادشاہ. وہ بھی بھوک سے بےتاب تھا اور شکار کی تلاش میں پھر رہا تھا. ٹارزن نے مسکرا کر اپنے آپ سے کہا, یہ بھی بھوکا ہے اور میں بھی بھوکا ہوں. اب دیکھنے یہ ہے کہ شکار پہلے کسے ملتا ہے. یکایک ایک اور آواز سے ٹارزن کے کان کھڑے ہوئے. ادھر شیر بھی چوکنا ہو گیا اور پھر دونوں نے ایک ہی وقت میں اس ہرن کو دیکھا جو آہستہ آہستہ جھاڑیوں میں گزرتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا. ٹارزن نے آنکھیں گھما کر شیر کی جانب دیکھا. شیر کی آنکھیں اب انگاروں کی مانند دہک رہی تھی. وہ گھاس میں پتھر کی بے جان بت کی طرح بالکل چپ چاپ چھپا بیٹھا تھا. ٹارزن جس درخت پر بیٹھا تھا, ہرن اسی درخت کے نیچے ایک لمحے کو دم لینے کے لیے رکا. ٹارزن نے پھر شیر کی جانب دیکھا. بھوکے شیر کی بے چینی بڑھ گئی تھی اور اب اس کی دم آہستہ آہستہ حرکت کر رہی تھی. ٹارزن جانتا تھا کہ اگر ہرن اس درخت سے چند قدم آگے گیا تو پھر اسے شیر کے خوفناک پنجوں سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھڑا سکتی. اور اس سے پہلے کہ شیر اچھل کر ہرن پر جھپٹے, ٹارزن نے رسی کا پھندا بنا کر نیچے پھینکا. نشانہ ایسا صحیح تھا کہ پھندا ٹھیک ہرن کی گردن میں جا پڑا اور فوراً ہی ٹارزن نے اسے کس کر ہرن کو اوپر اٹھا لیا. وہ زمین سے تقریباً 10-12 فٹ اونچائی پر فضا میں جھول رہا تھا. شیر نے شکار اپنے ہاتھ سے جاتا دیکھا تو اس کے غصے کی انتہا نہ رہی. وہ پوری قوت سے گرجتا اور دہاڑتا ہوا گھاس میں سے نکلا اور ہرن کو پکڑنے کے ارادے سے درخت کی طرف لپکا. لیکن کئی بار اچھلنے کے باوجود وہ ہرن کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوا. ٹارزن درخت پر اطمینان سے بیٹھا ہنستا رہا. آؤ بیٹا, آؤ آؤ, پکڑو اپنا شکار, آؤ پکڑو. ٹارزن اسی طرح ہنستا رہا اور شیر مایوس ہو کر نفرت کی نظروں سے ٹارزن کو دیکھتا ہوا چلا گیا. اب شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے اور ٹارزن جلد سے جلد اپنے کیبن میں پہنچنے کے لیے بے چین تھا. اس نے ہرن کو آہستہ سے زمین پر رکھ دیا اور خود نیچے اتر آیا اور چاقو کے ایک ہی وار سے اس کی گردن الگ کر دی اور اسے اپنے کندھوں پر ڈال کر اپنے کیبن کی طرف چل دیا. کیبن میں پہنچ کر ٹارزن نے چاقو سے ہرن کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور ایک ران کے علاوہ باقی گوشت کیبن کی چھت کے ساتھ بندھے ہوئے چھوٹے چھوٹے رسوں سے لٹکا دیا تاکہ کسی اور وقت کام آ جائے. اس کے بعد اس نے 2 پتھروں کو رگڑ کر گھاس پھوس کو آگ لگا دی اور ہرن کی ران کو آگ کے شعلوں میں بھوننے لگا. کچا پکا گوشت بڑے مزے سے ہڑپ کر کے ٹارزن وہیں جلتی ہوئی آگ کے قریب ہی لیٹ گیا اور چند لمحوں بعد جھونپڑی کے کونوں کھدروں میں چھپے ہوئے چوہے ٹارزن کے خراٹے سن رہے تھے. ادھر ٹارزن اپنے کیبن میں خراٹے لے رہا تھا اور ادھر کچھ دنوں بعد روکوف کا جہاز کیپ ٹاؤن پہنچ گیا. اس دوران روکوف نے, جس نے اپنا نام تھیورن رکھ لیا تھا اور آواز بھی بدل لی تھی, مس اسٹرانگ سے ملاقاتیں جاری رکھی اور پھر کیپ ٹاؤن پہنچ کر اس نے باقاعدہ ان کے گھر آنا جانا شروع کر دیا. ایسا نظر آتا تھا کہ وہ کسی خاص مقصد سے ان لوگوں سے میل جول بڑھا رہا ہے. آخر ایک دن پالوچ نے پوچھا, سر آپ مس اسٹرانگ سے آج کل بہت ملتا ہے, سم تھنگ از. ارے مسٹر پال, تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے. مس اسٹرانگ کا باپ بہت امیر آدمی ہے. یس یس. اور اس لڑکی کے سوا اس دنیا میں اس کی دولت کا مالک اور کوئی نہیں. اوہ آئی سی. ویل اب ہم سمجھا, بٹ لیکن کیا تم اس سے میرج کرے گا؟ مجھ سے شادی نہیں کرے گی تو جائے گی کہاں؟ مسٹر پال, یس. میں نے ایسا جال ڈالا ہے کہ اب اسے مجبوراً مجھ سے شادی
करनी पड़ी। Oh, well done, Mr. Rocco, and best of luck. थैंक यू वेरी मच मिस्टर पॉलविच। कई हफ्ते गुजर गए और इसी असना में टेनिंगटन का छोटा सा जहाज भी केप टाउन पहुंच गया और जैन जमीन पर कदम रखते ही सबसे पहले अपनी सहेली मिसेस स्ट्रॉन्ग के घर पहुंची। दोनों सहेलियां एक दूसरे से लिपट गईं। ओह जैन, रियली तुमको देखकर मैं कितना खुश हुआ, बताने को नहीं सकता। कैसा है तुम जैन? ठीक हूँ मिसेस रो, बिल्कुल ठीक। तुम अपनी सुनाओ, तुम कैसी हो? नहीं नहीं जैन, तुम बिल्कुल ठीक नहीं लगता। हाँ हम तो बिल्कुल ठीक है। ओके है? ओके? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुम्हारा बात से लगता है तुमको कोई दुख है। बताओ जैन, क्या हुआ है, क्या बात है? मैं एक हफ्ता केप टाउन में ठहरने के बाद अपने वालिद के साथ इंग्लिस्तान चली जाऊंगी और फिर मेरी शादी हो जाएगी। डोंट यू वरी जैन, इसमें रोने का क्या बात है? मैरिज होता तो अच्छा बात है, ऐसे रोते नहीं है। ओके, आंसू पोछो, पूछो, शाबाश, आंसू पोछो। 2 रोज बाद स्ट्रॉन्ग के वालिद के नाम एक तार आया जिसमें लिखा था कि वो फौरन बाल्टीमोर पहुंचे। उसने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। वो अपनी बेटी मिसेस स्ट्रॉन्ग को भी साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी सहेली जेन के साथ इंग्लिस्तान जाना चाहती है ताकि उसकी शादी में शरीक हो सके। उस वक्त रोकोफ भी वहां मौजूद था। टेनिंगटन ने कहा, सर इफ यू वांट जॉइन टू अस। ओह व्हाई नॉट, क्यों नहीं मिस्टर टेनिंगटन, मैं जरूर आपके साथ इंग्लिस्तान चलूंगा, लेकिन एक गुजारिश थी आपसे। यस मेरे साथ मेरा एक साथी भी है मिस्टर पॉलविच, उसे भी अगर। ओह श्योर व्हाई नॉट। ओह थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। एक खुशगवार और चमकीली सुबह को उनका छोटा सा जहाज इंग्लिस्तान की जानिब रवाना हो गया। अफ्रीका के साहिल के साथ साथ सफर करते हुए पहले ही दिन का वाकया है कि स्ट्रॉन्ग ने अपने सामान में से तस्वीरों की एक एल्बम निकाली। ये तस्वीरें उसने केप टाउन आते हुए जहाज पर उतारी थी। यकायक एक तस्वीर को देखकर मिसेस स्ट्रॉन्ग का चेहरा उदास हो गया। उसने गम से भर्राई हुई आवाज में कहा, बेचारा जैन। जैन? यस मिसेस रो। ओह जैन, मैं तुम्हारे को बता नहीं सकता है कि ये मैन कितना गुडमैन है, कितना हैंडसम, बिल्कुल दिल का माफिक ताकतवर और बच्चे का माफिक भोला भाला मासूम। बट यू नो ड्यूरिंग ट्रैवल वो मर गया, बेचारा समंदर में गिर गया। जैन, ऐसे आदमी को भी मरना नहीं चाहिए था, नहीं मरना चाहिए था। ये कहते हुए मिसेस स्ट्रॉन्ग की आंखों से आंसू जारी हो गए। जैन चूंकि कुछ फासले पर बैठी हुई थी इसलिए वो तस्वीर नहीं देख सकी। उसने अपनी सहेली को रोते देखकर कहा, हाँ, ऐसे हादसे दुनिया में होते ही रहते हैं। शरीफ लोग जल्द चले जाते हैं और बदमाशों की रस्सी दराज होती रहती है। बट यू नो, मेरे को याद पड़ता है कि उसने एक बार तुम्हारे बारे में भी हमसे बात किया था। मेरे बारे में? हाँ हाँ, तुम्हारे बारे में। लुक हियर, ये फोटोग्राफ देखो, शायद तुम इसे पहचानेगा। लो दिखाओ। लो देखो, पहचानो। ओह टार्ज़न, तुम क्या तुम मर गए टार्ज़न। जैन, जैन, ओह नो। तस्वीर देखते ही जैन बेहोश होकर फर्श पर गिर गई और 1-2 दिन के अंदर ही अंदर जैन की हालत मुर्दों से बदतर हो गई। वो बरसों की बीमार नजर आने लगी। उसका फूल की तरह खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। वो हर वक्त अपने केबिन में बिस्तर पर पड़ी छत को घूरा करती। जैन की बीमारी के 2 रोज बाद उस जहाज पर एक आफत आई। उसका एक इंजन चलते चलते अचानक खराब हो गया और जहाज अपने रास्ते से भटककर न जाने कहां जा निकला। 2 रोज तक इंजन की मरम्मत होती रही, फिर वो चलने के काबिल हुआ। लेकिन इंजन ठीक होते ही समंदर में एक खौफनाक तूफान आया और बड़ी बड़ी लहरों ने जहाज को एक खिलौने की मानिंद इधर से उधर उछालना शुरू कर दिया। जहाज के अर्से पर जो सामान रखा था वो सब लहरों की नजर हो गया। उसके बाद 2 मल्लाह आपस में लड़ पड़े, एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। फिर मारने वाला खुद भी समंदर में कूद गया।
अगले रोज जहाज का एक और तजर्बेकार अफसर गायब हो गया। तलाश के बावजूद उसका कोई पता न चल सका। इन हादसों ने मुसाफिरों को डरा दिया था और हर शख्स के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। सब लोग दुआएं मांग रहे थे कि आने वाली मुसीबत किसी तरह टल जाए, मगर उनकी दुआएं बेसूद साबित हुई, क्योंकि अचानक एक धमाका हुआ और जहाज फिरकी की तरह एक ही जगह घूमने लगा। उसी वक्त जहाज के कप्तान ने कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे को बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि जहाज आप ट्रैवलिंग के काबिल नहीं है। इसको बचाना अब बेकार है और इसको डूबते में कम से कम 20 मिनट लग जाएगा। इसलिए हमको इस मौके से फायदा उठाकर इन कश्तियों पर सवार हो जाना है जो जहाज के साथ बंधा हुआ है। प्लीज आप लोग अपने साथ ओनली खाने का सामान ले लें, ओके? मल्लाहों और अमले के दूसरे लोगों ने 4 कश्तियां पानी में उतार दी और मुसाफिर उनमें उतरने लगे। जैन इतनी कमजोर थी कि 2 कदम भी नहीं चल सकती थी, और वैसे भी टार्ज़न की मौत के बाद उसे अपनी जिंदगी से कोई दिलचस्पी न थी। उसने सोचा शायद इसी बहाने उसे मौत आ जाए, लेकिन यकायक किसी ने उसे अपने बाजुओं में ले लिया। जैन के हलक से एक चीख निकली और फिर उसे कुछ खबर न रही। जब जैन को होश आया तो सुबह का उजाला मशरिक की जानिब फैल रहा था। समंदर की लहरें पुरसुकून थीं और ठंडी ठंडी हवा के झोंके चल रहे थे। जैन को होश आया तो उसने आंखें खोलकर देखा कि उसके करीब ही विलियम और रुकोफ औंधे पड़े हुए थे और कश्ती के आखिरी कोने पर 3 मल्ला बेसुध यूं दिखाई दे रहे थे जैसे मर चुके हों। जैन का दिल गम की वजह से बैठने लगा। वो बेइख्तियार चीखें मार मार कर रोने लगी। जैन की चीखें सुनकर विलियम और रुकोफ जाग पड़े। विलियम ने देखा कि लंबे चौड़े समंदर में सिर्फ वही 6 शख्स हैं जो कश्ती पर सवार किसी नामालूम मंजिल की जानिब चले जा रहे हैं। विलियम ने ताज्जुब से कहा, मुझे खूब याद है कि 4 कश्तियां हिफाजत से समंदर में उतार दी गई थी, लेकिन अब सिर्फ ये कश्ती है, बाकी 3 कश्तियां कहाँ हैं? जनाब, आप उनकी फिक्र ना कीजिए, कश्तियां इधर उधर बिखर गई हैं। खुदा ने चाहे तो बहुत जल्द वो हमसे आ मिलेंगी या हम उन तक पहुंच जाएंगे। और वैसे भी जनाब, इन कश्तियों का एक दूसरे से अलग हो जाना ही अच्छा है। क्यों क्यों अलग हो जाना क्यों अच्छा है? इसलिए जनाब कि हो सकता है कि समंदर में जाने वाला कोई जहाज किसी कश्ती को देखकर मदद के लिए आ जाए। हाँ, तो फिर इसी सूरत में बाकी कश्तियां भी बच सकती है, मगर एक साथ सफर करने में ये फायदा नहीं होता। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, बाकी इस तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं गया था। जी जी। क्या नाम है तेरा? टोमकिन जनाब। टोमकिन। तो ये सब बकवास बंद कर और ये बता कि कश्ती पर पानी और खुराक कितनी है? देखिए जनाब वाला, जुबान संभाल कर बात कीजिए। मैं आपका गुलाम नहीं हूँ जो आप मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। आप खुद देख लीजिएगा क्या है और क्या नहीं है। सुअर कुत्ते कमीने। मिस्टर थियोरिन, आपने लड़ने का ये बिल्कुल गलत मौका तलाश किया है। इस वक्त हम सब एक मुसीबत से दो चार हैं। पहले उससे निपटने की तदबीर होनी चाहिए कि लड़ाई झगड़ा तो बाद में भी होता रहेगा। मिस्टर विलियम, आप न रोकते तो मैं इस बदमाश को अभी मजा चखा देता। ये कमीने लोग लातों और घूंसों से ही दुरुस्त रह सकते। चलिए अब गुस्सा छोड़िए, मैं देख लेता हूँ पानी और खुराक कितनी है। हाँ भाई, जरा देखो तो इन कनस्तरों में क्या क्या है। ये जनाब एक कनस्टर पानी का है और एक कनस्टर में खुश्क बिस्किट है। ये खुद देख लीजिए। हाँ, नहीं बस ठीक है, दोनों कनस्तर वहीं रखे रहने दो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस पानी और खुराक को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं कि हमें कब तक समंदर के सीने पर तैरना पड़े। इसलिए मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगा कि अपनों में से एक को इस कश्ती का कमांडर मुकर्रर कर लें और बाकी सब उसका हुक्म मानें। अच्छा ठीक है, जैसे आप सबकी मर्जी। तीनों मल्लाहों ने एक समान होकर कहा तो जैन ने भी सर हिलाया। ये सुनकर रुकोफ गुस्से से होंठ काटता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। विलियम ने सबकी बात सुनकर कहा, तो दोस्तों, तय ये हुआ कि रोजाना सुबह शाम हर शख्स को 1 चुल्लू पानी पीने के लिए और 2 बिस्कुट खाने को मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कोई साहब इससे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं करेंगे। हमें मंजूर है। ओके, ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। इन सबको पूरी उम्मीद थी कि चंद रोज के अंदर अंदर समंदर में सफर करने वाला कोई जहाज उन्हें बचा लेगा,
मगर जब एक हफ्ता गुजर गया और कोई जहाज दिखाई न दिया तो उन्हें नाउमीदी ने घेर लिया। रुकोफ की वजह से उनका सुकून भी गारत हो चुका था। यह शख्स हर वक्त लड़ने मरने पर आमादा नजर आता। रुकोफ ने इस दौरान कई मर्तबा बिस्किट भी चुराए और अपने हिस्से से ज्यादा पानी भी पीता रहा। नतीजा ये निकला कि 8वें दिन उनके पास पीने के लिए पानी का एक घूंट भी न था और बिस्किट वो तो एक दिन पहले ही खत्म हो चुके थे। ये माजरा देखकर विलियम ने कहा, दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, न अब हमारे पास खाने के लिए कुछ है और न ही पीने के लिए पानी। इसलिए अब आप लोग बारिश के लिए दुआ मांगिए, क्योंकि अब बारिश का पानी ही हमारी मदद कर सकता है। जैन पर गशी तारी थी और यही हाल तीनों मल्लाहों का था। उनकी दाढ़ियां और मूछें बेतहाशा बढ़ चुकी थी और कपड़े फट गए थे। सफर के 15वें दिन दोपहर के वक्त यकायक कश्ती के अंदर एक चीख सुनाई दी और फिर रोने की आवाज आई। वजह मालूम की तो मालूम हुआ विल्सन नामी मल्लाह के भाई ने दम तोड़ दिया। सब लोगों ने बड़ी कोशिशों के बाद उसकी लाश को समंदर में फेंका। विल्सन अब पागल सा हो गया था। कभी वो हंसता, कभी रोता और कभी गीत गाने लगता। भाई की मौत ने उसकी ये हालत करती थी। आखिर एक रोज वो भी अपनी जगह से उठा और एकदम से अपने आप को समंदर में गिरा दिया। बिखरी हुई मौजें आनन फानन उसे निगल गईं। अब कश्ती के 6 मुसाफिरों में से 2 हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो चुके थे कि अचानक 18वें रोज तीसरा मल्लाह भी मरा हुआ पाया गया। अब इन लोगों में इतनी भी सकत बाकी न थी कि उस मल्लाह की लाश को उठाकर समंदर में फेंक दें। फिर भी विलियम हिम्मत करके लाश उठाने की कोशिशें करने लगा। ये देखकर जैन ने भी हिम्मत की और आगे सरक कर विलियम का हाथ बटाने लगी। उन्होंने हाँफते हुए बड़ी मुश्किल से मल्लाह की लाश को उठाकर समंदर की लहरों के हवाले कर दिया। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी कि अचानक विलियम ने कश्ती में किसी के हरकत करने की आवाज सुनी। यह आवाज उस तरफ से आ रही थी जिस तरफ रुकोफ लेटा था। विलियम के रोंगटे खड़े होने लगे। आवाज लम्हा ब लम्हा साफ होती चली गई। विलियम ने चीखना चाहा मगर आवाज हलक से न निकली। आहट और करीब आने लगी और फिर विलियम ने अपनी टांगों पर किसी का बोझ महसूस किया। इस मर्तबा विलियम के हलक से एक घुटी घुटी सी चीख निकल ही गई और विलियम बेहोश हो गया। मशरक की जानिब से जब सुबह की रोशनी फैलने लगी तो विलियम होश में आया। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा मगर कुछ नजर न आया। फिर उसने आंखें बंद कर दी और एक सुहाना ख्वाब देखने लगा। बारिश, मूसलाधार बारिश। पानी ने उसका जिस्म तर कर दिया और फिर उसने मुंह खोल दिया और खुश्क जबान को तर किया। अब विलियम के बदन में जान पड़ने लगी। ठंडा ठंडा पानी, लेकिन ये तो ख्वाब है। नहीं नहीं, ख्वाब नहीं है, ये तो हकीकत है। और फिर एक झटके के साथ उसने आंखें खोल दी। खुशी से विलियम का दिल झूम उठा। आसमान पर काली काली घटाएं छाई हुई थी और बारिश हो रही थी। विलियम ने उठना चाहा लेकिन उसके पैरों पर कुछ बोझ सा था। अब उसने गौर से देखा, ये थ्योरेन यानी रुकोफ था। वो आंधे मुंह बेहोश पड़ा हुआ था और उसके दाएं हाथ में चाकू था। विलियम ने कोशिश करके अपनी टांगें आजाद कराई। फिर उसने रुकोफ के हाथ से चाकू लेकर अपने कोट की जेब में रखा और जेन की तरफ बढ़ा और लहसते हाथों से जेन की गर्दन ऊपर उठाई। अभी वो जिंदा थी मगर मुर्दों से बदतर। विलियम ने बारिश का पानी उसके खुश्क होंठों पर मला। थोड़ी देर बाद जेन ने बेहोशी के आलम में कहना शुरू किया, पानी पानी। जैन, जैन, ये पानी है। हाँ जैन, हाँ पानी है। आंखें खोलो जैन, देखो देखो ये बारिश हो रही है। क्या क्या बारिश हो रही है? बारिश हो रही है विलियम, बारिश। थैंक्स गॉड। लेकिन ये कौन है? मिस्टर थ्योरेन। हाँ, ये मिस्टर थ्योरेन है। तो क्या तुमने इसे मार डाला विलियम? नहीं जेन, ये जिंदा है। लेकिन
घबराओ नहीं जैन, ये बेहोश है। बेहोश है? हाँ, इसने आधी रात को मुझ पर चाकू से हमला करने की कोशिश की थी। नो, तुम पर? हाँ, मुझ पर, मगर शायद कमजोरी की वजह से कामयाब नहीं हो सका और मेरे कदमों पर गिर गई। ये देखो, ये रहा वो चाकू जो इसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ओह माय गॉड। और अब अगर मैं चाहूँ जैन तो इस बदमाश को अभी और इसी वक्त कत्ल कर सकता हूँ। नहीं, विलियम नहीं, तुम ऐसा न करो। इसे तुम आप अपनी मौत मरने के लिए छोड़ दो। अच्छा ठीक है, मैं इसे जरा सीधा तो कर दूं? नहीं विलियम, हरगिज़ नहीं, इसे यूं ही पड़ा रहने दो, वरना पानी पीकर इसके बदन में जान आ जाएगी और फिर वो तुमसे जरूर लड़ाई करेगा। लेकिन जैन देखना तो चाहिए, हो सकता है मरी गया। नहीं विलियम, इसे यूं ही पड़ा रहने दो, मुझे डर लगता है। अच्छा जैन, जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कहकर विलियम आगे बढ़ा ही था कि उसकी निगाहें कुछ फासले पर समंदर में एक लंबी सी सुरमई रंग की लकीर पर पड़ी। उनकी कश्ती तेजी से उसी लकीर की जाने बढ़ रही थी और फिर ये लकीर आहिस्ता आहिस्ता साफ होती चली गई। विलियम खुशी से चिल्लाया, जमीन, जैन जमीन! खुदा का लाख लाख शुक्र है कि जमीन दिखाई दी। ओह जमीन! ओह लॉर्ड ऑफ थैंक्स गॉड! थैंक्स गॉड! लॉर्ड ऑफ थैंक्स। विलियम, अब तुम चाहो तो मिस्टर थ्योरिन को होशियार कर सकते हो। इतना कहकर जेन ने उठकर देखा। दूर, बहुत दूर अफ्रीका का कोई घना और तारीक जंगल नजर आ रहा था और फिर आहिस्ता आहिस्ता दरख्त साफ दिखाई देने लगे। जंगल की दुनिया में दोबारा लौट आने के बाद टार्ज़न सब कुछ भूल चुका था, लेकिन उसे एक बात का दुख जरूर था और वो ये कि उस बदमाश वकूफ को कोई सजा न दे सका। एक तो मर्तबा उसे मिस स्ट्रॉन्ग का भी ख्याल आया कि खुदा जाने उस मासूम लड़की पर क्या बीती होगी। फिर टार्ज़न को बोंगा गांव का ख्याल आया। इस गांव में जंगली लोगों की एक छोटी सी बस्ती थी और यहाँ उसके कई पुराने दोस्त रहते थे। उसने दिल में सोचा, खुदा मालूम उसकी गैर हाजिरी में उन बेचारों पर क्या गुजरी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ आए हुए 3 दिन हो गए और अभी तक बोंगा कबीले का कोई आदमी ऐसा नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुलामों की तिजारत करने वालों ने फिर उन पर हमला किया हो और बहुत से लोगों को वो गुलाम बनाकर ले गए। जरूर यही बात होगी। टार्ज़न के दिल की धड़कन आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। उसने केबिन में से खंजर और रस्सा निकालकर कंधे पर डाला और बोंगा गांव की जानिब रवाना हो गया। थोड़ी दूर चलने के बाद टार्ज़न ने एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर नीचे झांका तो बोंगा गांव उसके कदमों तले था। मगर किस हाल में? झोपड़ियां जली हुई, सामान इधर उधर फैला हुआ और कहीं कहीं औरतों, बच्चों और आदमियों की लाशें भी पड़ी हुई थीं। टार्ज़न की आंखों में आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि वो इन लाशों को देखकर डर गया था, बल्कि इसलिए कि वो ऐसा जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी नजर में काली चमड़ी वाले भी इंसान हैं, तो फिर सफेद लोग उन्हें दुख क्यों पहुंचाते हैं, क्यों हकीर समझते हैं? क्या दुनिया में काले रंग के इंसानों को जीने का कोई हक नहीं है? टार्ज़न अभी ये सोच ही रहा था कि एक बू ने उसे चौकन्ना कर दिया। ये बू किसी इंसान के जिस्म की थी। टार्ज़न चीते की मानिंद फुर्ती से एक दरख्त पर चढ़ गया और अपने आप को पत्तों में छुपा लिया और चंद मिनट के बाद उसने देखा एक लंबा तड़ंगा आदमी जिसने सिर्फ बड़े बड़े पत्तों से बुनी हुई लंगोटी पहनी हुई थी, वो गले और हाथ पांव में जर्द रंग के कड़े और हाथ में लंबा सा नेजा लिए चला आ रहा था। किसी वैश्य कबीले का आदमी लगता था। वो उसी दरख्त के करीब से गुजरकर जिस पर टार्ज़न बैठा था जरा दूर जा चुका तो अचानक टार्ज़न की नाक में एक और बू आई और ये बू ऐसी न थी जिसे टार्ज़न जैसा आदमी पहचानने में देर लगाता। टार्ज़न ने गर्दन घुमाकर लंबी घास पर नजरें गाड़ दी। एक ताकतवर शेर घास में चुपके हरकत कर रहा था। उसका जबड़ा खुला हुआ था और वो बिल्कुल बिल्ली की मानिंद दबे पांव आगे बढ़ रहा था। उसी जंगली आदमी को पकड़ने की फिक्र में वो आगे बढ़ता चला आ रहा था। टार्ज़न ने जंगली आदमी को बचा
उस शेर के हमले से महफूज न था कि अचानक हबशी का नेजा सनसनाता हुआ आया और शेर के दाएं शाने में घुस गया। शेर उलट कर गिरा और जमीन पर लौटने लगा। हबशी शेर को बेबस पाकर आगे बढ़ा और शेर के शाने में घुसा हुआ नेजा निकाल लिया। जख्मी शेर की दहाड़ और गरज सुनकर इर्द गिर्द से बेशुमार लोग, जिनमें औरतें, बच्चे और लंबे तड़ंगे मर्द भी थे, चींटियों की तरह नमूदार होने लगे। वो लोग हैरत और खौफ की नजरों से सफेद चमड़ी वाले शख्स को देख रहे थे, जिसने जंगल के बादशाह की गर्दन में फंदा डालकर उसे बेबस कर दिया था। और थोड़ी देर के बाद इन लोगों को सारी बात मालूम हो गई, तो वो लोग खुशी से नाचने, कूदने और उछलने लगे और देखते ही देखते उन्होंने शेर को अपने नेजों और कुल्हाड़ियों की मदद से हलाक कर डाला और टार्जन को अपने घेरे में लेकर अपनी बस्ती की तरफ रवाना हो गए। टार्जन ने जिस शख्स की जान बचाई थी वो बूसोली कबीले का सरदार था और उसका नाम बूसोली था। बूसोली ने टार्जन को बताया, दोस्त, अभी कुछ दिन पहले ही गुलामों की तिजारत करने वाले सफेद आदमियों और उनके हबशी गुलामों ने गूंगा कबीले पर हमला किया था। ओहो, अच्छा, तभी मुझे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। जी बिल्कुल, वो लोग उनके बहुत से आदमियों और औरतों को गुलाम बनाकर ले गए। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। और यही नहीं, उन्होंने उनका सोना और हाथी दांत भी छीन लिए। उन बुज़दिलों ने एक रोज बूसोली कबीले पर भी हमला किया था, लेकिन हम लोगों ने डट कर मुकाबला किया और उनके कई आदमी मार डाले। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फिर क्या हुआ? फिर वो लोग बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के भाग गए, मगर जाते जाते उन लोगों ने कसम खाई थी कि वो बहुत जल्द दोबारा आएंगे और इस कबीले को तहस नहस कर डालेंगे। तो फिर आए वो लोग दोबारा? नहीं, अभी तक तो नहीं आए, लेकिन मुझे यकीन है कि बस 2-1 दिन में वो हमला जरूर करेंगे। तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। ये सुनते ही सब लोग खुशी से उछलने, कूदने और नाचने लगे। रात को उन्होंने टार्जन की दावत का इंतजाम किया और इस दावत के दौरान टार्जन को मालूम हुआ कि इन लोगों ने टार्जन को अपना सरदार चुन लिया है। इस पर टार्जन ने बूसोली से कहा, भाई ये सरदारी का ओहदा तुम्ही को ही मुबारक हो, मैं सरदार बनना नहीं चाहता। नहीं जनाब, आपको सरदार बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सबसे ज्यादा ताकतवर और बहादुर आदमी हैं और आप ही हमें हमलावरों से महफूज रख सकेंगे। लेकिन एक बात याद रखना और अपने तमाम साथियों से भी कह देना। हाँ जनाब, बोलो क्या बात है? मैं उसी वक्त तक तुम लोगों का सरदार हूँ जब तक तुम मेरा हुक्म मानोगे। अगर तुमने कभी मेरे हुक्म के खिलाफ काम किया तो मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तमाम कबीले की तरफ से वादा करता हूँ कि हम सब लोग तुम्हारी हर बात मानेंगे। और ये भी वादा करो कि तुम मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे। हम वादा करते हैं कि कोई बात नहीं छुपाएंगे। मैं जो कुछ पूछूंगा तुम सच बतलाओगे। हाँ, हम वादा करते हैं कि हमें जो कुछ भी मालूम होगा सच बतलाएंगे। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो तुम्हारी औरतों के पास जेवर हैं और इनमें ये जो पीले रंग की धात है, ये कहाँ से आई जिसे लोग सोना कहते हैं? बस इतनी सी बात थी जो आप हमसे पूछना चाहते थे। हाँ। क्या आपको इस धात की जरूरत है? नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी तुम बताओ कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये एक लंबी और दिलचस्प दास्तान है। मैं जरूर सुनना चाहूंगा। यहाँ से दूर, बहुत दूर, उस मकाम पर जहाँ से सूरज निकलता है, पहाड़ों और घने जंगलों के पीछे एक बस्ती है। ये उन दिनों की बात है जब मेरे बाप का बाप जवान था और उसे नित नए कारनामे करने का बड़ा शौक था। अपने इसी शौक की खातिर वो दूर दराज इलाकों में निकल जाता। इसी तरह एक बार वो अपने चंद साथियों को लेकर जुनूब मशरिक की जानिब चल पड़ा। सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं तुम्हारी कहानी बड़े शौक से सुन रहा हूँ। हाँ, ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो जनाब, मेरे बाप का बाप पहाड़ों के उस पार पहुंचा जहाँ एक बहुत ही तारीक और घना जंगल था। वहाँ उसने एक अजीब किस्म की मखलूक को चलते फिरते देखा। अच्छा। उस मखलूक के भी हमारी तरह 2 हाथ, 2 पाँव, 2 आंखें और 2 कान थे, लेकिन न वो हमारी तरह बिल्कुल काले थे और न आपकी तरह गोरे चिट्टे। अच्छा। बस उनका रंग दरमियाना था, मगर उनके जिस्मों पर रीछ की तरह लंबे और घने बाल थे।
जब वो हुर्रा कर एक दूसरे को पुकारते तो यूं लगता जैसे जैसे बनमानस लड़ रहे हैं। कहीं तुम्हारे बाप का बाप ख्वाब तो नहीं देख रहा था वसूली? नहीं नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। भाई मेरी तो सारी जिंदगी इन्हीं जंगलों में गुजरी है, मैंने तो आज तक उस मखलूक को नहीं देखा। हम लोग कभी झूठ नहीं बोलते सरदार। ओहो, तुम तो नाराज हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था वसूली। अच्छा फिर आगे कहो, आगे आगे क्या हुआ? फिर मेरे बाप के बाप ने देखा कि वो लोग जर्द रंग की उसी धात के जेवर पहने हुए थे और उन्होंने अपने हथियार भी उसी से सजा रखे थे। उस बस्ती का नाम क्या था ये मालूम नहीं हुआ? हाँ, मेरे बाप के बाप ने उस बस्ती का नाम लिया था। हाँ, क्या नाम था उस बस्ती का? उस बस्ती का नाम था ओपार। हाँ, और उस बस्ती के एक पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ा गार है और जर्द रंग की ये धात उसी गार में जमा थी। फिर मेरे बाप का बाप अपनी बस्ती में लौट आया और यहाँ के सब जवानों को अपने साथ लेकर ओपार वालों से जंग की। दोनों तरफ के आदमी मारे गए, लेकिन जीत मेरे बाप के बाप की हुई। बहुत खूब। और यूं ये धात हमारे यहाँ तक। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। आओ। वसूली टार्जन को बस्ती से कोई 2-3 मील दूर ले गया। वहां एक छोटा सा दरिया बह रहा था, जिसके दोनों किनारों पर एक बहुत बड़े दरख्त का तना आर पार डालकर पुल बनाया गया था। उन्होंने उस पुल के जरिए दरिया पार किया और फिर वसूली ने एक जगह रुककर चंद झाड़ियां हटाई। टार्जन ने देखा कि जमीन के अंदर एक सुरंग सी खुदी हुई है और इसके देखते ही देखते वसूली उस सुरंग में गायब हो गया। चंद लम्हे बाद टार्जन को वसूली की दूर से आवाज सुनाई दी। सरदार, सुरंग में आ जाइए, मैंने मशल जला ली है। टार्जन ने फौरन सुरंग में छलांग लगा दी। उसके पांव नरम और गीली जमीन में गड़ गए। यहाँ खासा अंधेरा था और सड़ी हुई घास की बदबू हर तरफ फैली हुई थी। फिर उसने वसूली को मशल लिए देख लिया। ये बहुत गहरी और लंबी सुरंग थी। देर तक चलने के बाद एक जगह वसूली रुका और उसने मिशल सर से ऊंची की। टार्जन ने अपने आप को एक ऐसे कमरे में पाया जहां बेशुमार इंसानी खोपड़ियां और पिंजरे पड़े हुए थे। सरदार, ये हमारे बाप, उनके बाप और फिर उनके बापों की हड्डियां हैं। और हमने जर्द धात का सारा जखीरा इन्हीं की हिफाजत में रखा है ताकि इसे कोई दुश्मन चुरा ना सके। अच्छा अच्छा। और ये पहला मौका है कि गैर शख्स जो हम में से नहीं है लेकिन अब हमारा सरदार है, इस खजाने को देख रहा है। इतना कहते ही वसूली ने मिशल टार्जन के हाथ में दे दी और ढांचों को एक तरफ हटा दिया। टार्जन का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। इन ढांचों के पीछे सोने के डलों के अंबार लगे हुए थे और जो ही मिशल की रोशनी इस अंबार पर पड़ी, पूरा गार रोशनी से जगमग जगमग करने लगा। ओह माय गॉड! सरदार, आप इसमें से जितनी धात लेना चाहें ले सकते हैं, ये सब आपकी है। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये चीज तुम्हारी है और तुम्हें इसके मालिक हो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आओ आओ अब यहाँ से वापस चलें। अभी टार्जन और वसूली सुरंग से बाहर निकले ही थे कि एक आदमी नेजा हाथ में लिए दौड़ता हुआ आया और फूली हुई सांस से कहने लगा, जल्दी कीजिए सरदार, गुलामों की तिजारत करने वालों ने बस्ती पर हमला कर दिया है। वसूली कबीले के गांव पर गुलामों की तिजारत करने वालों का यह हमला इतना अचानक और जबरदस्त था कि इन बेचारों को संभलने का मौका ही न मिला। हमलावरों के पास राइफलें और बंदूकें थी। उन्होंने शाम होने से पहले पहले 50 मर्दों और औरतों को कैद कर लिया और इससे दुगने लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया। कबीले के बाकी लोग घने जंगल के अंदर भाग गए। वसूली और टार्जन भी साथ ही थे। हमलावरों ने जिस संगदिली से बेगुनाह लोगों का कत्लेआम किया था, उसे देखकर टार्जन के तन बदन में आग सी लग गई। वो भूखे चीते की मानिंद उन पर टूट पड़ने के लिए बेचैन था। मगर मुसीबत ये थी कि यहाँ नेज़े और तीर कमाने थी और वहाँ बंदूकें और राइफलें। टार्जन को वसूली ने बताया, सरदार, यहाँ ये लोग इसलिए हमला करते हैं कि एक तो हाथी दांत के तमाम जखीरे लूट कर ले जाएं और दूसरे यहाँ के मर्दों और औरतों को गुलाम बना लें। ये लोग औरतों और मर्दों से क्या काम लेते हैं? ये जालिम
भेड़ बकरियों की तरह इन लोगों को दूसरे मुल्क ले जाकर फरोख्त कर देते हैं। बरसों से ये लोग इसी तरह जुल्म करते चले आ रहे हैं। इन जालिमों ने साहिल के साथ साथ बेशुमार बस्तियां उजाड़ डाली हैं। फिर तो इन जालिमों के लिए कुछ ना कुछ सोचना ही पड़ेगा। रात की तारीकी में वसूली कबीले के बचे कुचे लोगों ने चर्बी की मिशलें रोशन की और दुश्मन से दो दो हाथ करने की तदबीरों पर गौर करने लगे। आखिर बहुत देर बहस करने के बाद टार्जन ने कहा, मैंने तमाम तजवीजें सुनी और उन पर गौर किया, मगर उनमें से कोई भी तजवीज मेरे नजदीक अच्छी नहीं है, और अगर तुम इस पर अमल करोगे तो दुश्मन तुम्हें चुन चुन कर मार डालेगा। इसलिए अब तुम सब लोग मेरी बात गौर से सुनो, और मैं यकीन दिलाता हूं कि अगर तुम लोगों ने मेरे कहने पर अमल किया तो हम बहुत जल्द न सिर्फ दुश्मन को चूहे की तरह घेर लेंगे, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए इधर का रास्ता ही भूल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब जब तक तुम लोग मेरा कहना मानोगे, मैं दिलो जान से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन नाफरमानी की सूरत में मैं तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा और फिर तुम लोग कभी मेरी शक्ल नहीं देखोगे। ठीक है, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आधी रात होने वाली है। तुम लोग चुपके चुपके अपनी बस्ती की तरफ चलोगे। हर शख्स के पास नेजा और तीर कमान होगी। बस्ती के करीब पहुंचकर तुम में से हर शख्स मेरे इशारे पर किसी न किसी दरख्त के पीछे छुप जाएगा और उस वक्त तक अपने हथियार ना चलाएगा जब तक मैं उल्लू की बोली ना बोलूं। क्या तुम लोग मेरी बात याद रखोगे? ठीक है। आधी रात के वक्त कोई 150 जवानों का एक गिरोह नेज़े और तीर कमाने संभाले हुए टार्जन के पीछे पीछे बस्ती की जानिब रवाना हुआ। ये सब घुप अंधेरे में भी यूं चले जा रहे थे जैसे दिन की रोशनी उनके गिर्द फैली हुई हो। न कोई शख्स गिरा और न किसी ने ठोकर खाई। टार्जन सबसे आगे दरख्तों की शाखों और टहनियों पर बंदर की तरह उछलता और छलांगे लगाता हुआ जा रहा था। कबीले के वो नौजवान जो अपने आप को निहायत फुर्तीला, ताकतवर और बहादुर समझते थे, वो भी टार्जन की गैर मामूली रफ्तार और फुर्ती देखकर हैरान थे और सोच रहे थे कि उन्होंने सफेद चमड़ी वाले को अपना सरदार चुनकर कोई गलती नहीं की। बस्ती के अंदर हैबतनाक खामोशी छाई हुई थी। कहीं कहीं चर्बी से जलने वाली मिशलों की रोशनियां झिलमिला रही थी। टार्जन ने अपने साथियों में से 10 आदमियों को एक दायरे की शक्ल में फैलाकर मुख्तलिफ दरख्तों के पीछे छुप जाने का इशारा किया और कहा कि जब तक उन्हें उल्लू की आवाज सुनाई न दे, तीर या नेज़े हरगिज़ न फेंकें। अब जिस जगह टार्जन था, यहां से हमलावरों के पहरेदार साफ नजर आ रहे थे, जिनकी तादाद 5 थी और इन 5 के हाथों में राइफलें थी। टार्जन हाथ पैरों के बल लंबी घास में चलता हुआ जब कुछ और नजदीक पहुंचा तो उसे पता चल गया कि हमलावरों में से ज्यादातर लोग मजे से सो रहे हैं और ये 5 पहरेदार ही जाग रहे हैं। बस्ती के आखिरी सिरे पर बनी हुई सरदार की बड़ी झोपड़ी में से औरतों के रोने की मध्यम मध्यम आवाजें भी टार्जन के कानों तक पहुंची। उसने दिल में कहा, ऐसा मालूम होता है कि जालिमों ने अपने कैदियों को इस झोपड़ी में बंद कर रखा है। वहां भी एक पहरेदार खड़ा ऊँग रहा था। टार्जन दबे पांव घूम कर उसी झोपड़ी के नजदीक जा पहुंचा और करीब ही एक दरख्त पर चढ़ गया। एक लम्हे के लिए पहरेदार ने मुड़कर देखा, फिर गाफिल होकर ऊँगने लगा। अब टार्जन शाखों और टहनियों पर से होता हुआ पहरेदार के ऐन सर पर आ गया और इससे पहले कि पहरेदार हरकत कर सके, टार्जन दरख्त पर से कूदा और इसकी फौलादी उंगलियां पहरेदार के गले पर इस तरह गड़ गईं कि उसके हलक से आवाज तक न निकली। अब टार्जन ने उसको घसीट कर एक गड्ढे में डाल दिया और उसकी राइफल और कारतूसों की पेटी खुद संभाल ली। फिर उसने चुपके से झोपड़ी का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। चंद लम्हे बाद एक एक करके तमाम कैदी मर्द और औरतें बाहर निकले और जंगल की तारीकी में गुम हो गए।
इस काम से फारिग होकर टार्जन ने अपना नेजा संभाला और दरख्त पर चढ़ गया। 1-2 मिनट तक हालात का जायजा लेने के बाद टार्जन ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर उल्लू की बोली बोली। दरख्तों के पीछे छुपे हुए नौजवानों ने टार्जन की आवाज सुनी तो उन्होंने तीर कमानों में जोड़े और कमर के बल झुककर आगे बढ़े। अब चारों पहरेदार उनके तीरों की सद में थे। यकायक 4 तीर सनसनाते हुए कमानों से छूटे और चारों पहरेदारों के जिस्मों में गड़ गए। किसी के मुंह से जरा सी भी आवाज न निकली। आनन फानन उनकी राइफलों पर कब्जा कर लिया गया और चारों लाशें घास और झाड़ियों में छुपा दी गई। अब टार्जन के साथी जोशे इंतकाम से दीवाने हो गए थे और चाहते थे कि एकदम से सोए हुए हमलावरों को घेर ले, लेकिन टार्जन ने उन्हें रोका और समझाया। ना ना ना, ऐसी हरकत हरगिज ना करना, क्योंकि दुश्मन की तादाद बहुत ज्यादा है और उन सब के पास राइफलें हैं। मुमकिन है कि हम पहले हल्ले में दुश्मन के 5-10 आदमियों को मौत के घाट उतार दें, लेकिन जो ही वो होशियार हुए और राइफलों से फायरिंग शुरू कर दी तो फिर हमारे लिए छुपने की जगह ना होगी और हम सब बुरी तरह मारे जाएंगे। हाँ सरदार, ये बात तुम बिल्कुल ठीक बोलते हो। तो अब क्या करें? अब इस वक्त यहाँ से वापस चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली है और सोया हुआ दुश्मन जब जागेगा और उसे पता चलेगा कि रात को उसके 5 आदमी मार डाले गए हैं, हाँ, और तमाम कैदी फरार हो चुके हैं, तो उन पर हमारी हैबत बैठ जाएगी और वो जल्द से जल्द हाथी दांत अपने नौकरों के सरों पर रखकर साहिल की जानिब जाने के लिए बेचैन होगा। मगर हम साहिल तक उनका पीछा करेंगे और अपने नेजों और तीर कमानों से उन्हें मारते चले जाएंगे। बहुत अच्छी तरकीब सोची है सरदार, लेकिन इस काम में बड़ी एहतियात और होशियारी की जरूरत है। बिल्कुल सरदार, बिल्कुल, हम होशियारी से हर काम करेंगे। आओ अब यहाँ से चलें और सुबह होने से पहले पहले रास्ते के इर्द गिर्द दरख्तों और झाड़ियों में छुप जाएं। ठीक है सरदार, चलिए आओ। और टार्जन की यह तदबीर दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि दुश्मन को सुबह होने से पहले ही पता चल गया कि बुसूली कबीले के लोग रात को उनके 5 आदमियों को मौत के घाट उतार गए हैं और उन्होंने तमाम कैदियों को भी आजाद करा लिया है। हमलावरों के सरदार ने हुक्म दिया कि हाथी दांत का तमाम जखीरा फौरन नौकरों की पीठ पर बांध दिया जाए। चुनाचे पहरेदारों की हिफाजत में यह काफिला साहिल की जानिब रवाना हो गया, जहां उनके जहाज खड़े थे, लेकिन मौत के फरिश्ते उनके सरों पर मंडला रहे थे। टार्जन और उसके साथी मीलों तक रास्ते के दोनों जानिब घने दरख्तों, झाड़ियों और ऊंची ऊंची घास में दुबके हुए दुश्मन की आमद का इंतजार कर रहे थे। और काफिला जब इन दरख्तों के करीब आया तो टार्जन की कमान से तीर निकला और सबसे आगे जाने वाला एक सिपाही औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा और उसके गिरते ही इर्द गिर्द के दरख्तों और झाड़ियों से तीरों और नेजों की बारिश होने लगी। हमलावरों के बहुत से आदमी मारे गए और काफिले में अफरा तफरी मच गई। सफेद फाम आकाओं ने जवाब में अपनी राइफलों और बंदूकों से अंधाधुंध फायरिंग की, लेकिन उनकी गोलियां दरख्तों के तनों और शाखों में लगती रही। बुसूली कबीले के लोग हमला करने के फौरन बाद ही अपने सरदार टार्जन के साथ जंगल में दूर दूर तक फैल चुके थे। उन्होंने सारे दिन में 3 मरतबा काफिले पर हमला किया और हर हमले में दुश्मन के बहुत से आदमियों को हलाक कर दिया। ये देखकर हमलावरों के गुलामों में अपने आकाओं के खिलाफ नफरत और बगावत के आसार दिखाई देने लगे और टार्जन इसी लम्हे का इंतजार कर रहा था। शाम के वक्त दुश्मनों का काफिला एक जगह सस्ताने के लिए रुक गया। अब टार्जन एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और फिर टार्जन की गरजदार आवाज जंगल में गूंजी। वो हमलावरों के गुलामों से कह रहा था, ऐ सफेद चमड़ी वालों के काले गुलामों, क्या तुम अब भी अपने आकाओं से पीछा छुड़ाने के लिए तैयार नहीं हो? इन सफेद चमड़ी वालों ने तुम्हें अपना गुलाम बना रखा है और तुम्हारे जरिए दूसरों को भी गुलाम बनाते हैं और उन्हें लूटते हैं। ये हाथी दांत जो तुमने बोसीले कबीले से छीने हैं, तुम कभी भी साहिल तक नहीं ले जा सकोगे, बल्कि इसी जंगल में तुम सब मौत के घाट उतार दिए जाओगे। लेकिन हाँ, एक शर्त पर तुम्हारी जानें महफूज रहेंगी और वो शर्त ये है कि तुम हाथी दांत यहीं छोड़ दो और अपने सफेद आकाओं पर टूट पड़ो। घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। टार्जन की आवाज सुनते ही काफिले में खौफ की एक नई लहर दौड़ गई।
सफेद आकाओं ने, जिनकी तादाद अब सिर्फ 30 रह गई थी, घबरा कर अपने 150 काले गुलामों की जानिब देखा और बंदूकें उनकी तरफ तान ली। लेकिन अब काले गुलामों की आंखें खुल चुकी थी। वो अपने साथियों को मरते हुए नहीं देख सकते थे। वो सब के सब चीखें मारते हुए उठे और अपने आकाओं पर पील पड़े। चंद लम्हों की जंग के बाद लड़ाई बंद हो गई, क्योंकि सफेद आकाओं में से एक भी जिंदा नहीं बच सका था। अब काले गुलामों में से एक ने ऊंची आवाज में कहा, हमने इन सफेद चमड़ी वालों को मार डाला है और हाथी दांत भी हमारे पास महफूज है। अब वो शख्स हमारे सामने आ जाए जिसने थोड़ी देर पहले हमसे बातें की थी। अचानक एक दरख्त से धम से कोई चीज नीचे गिरी और काले गुलामों के सामने आ गई। ये सफेद चमड़ी का एक लंबा, तड़ंगा और खूबसूरत आदमी टार्जन था। काले गुलाम टार्जन को देखते ही तुसानु होकर बैठ गए और गिड़गिड़ाने लगे। उनका ख्याल था कि ये शख्स कोई देवता है। अब टार्जन के इशारे पर उसके आदमियों ने उन गुलामों को अपने घेरे में ले लिया। सबसे पहले राइफलों और बंदूकों पर कब्जा किया और फिर हाथी दांत का जखीरा संभालकर ये गिरोह टार्जन के आदमियों के पहरे में साहिल की जानिब रवाना हो गया। लेकिन टार्जन उनके साथ जाना नहीं चाहता था। तो फिर सरदार तुम कहाँ जाओगे? मैं अब अपने केबिन में जाकर आराम करूंगा। तुम फिक्र मत करो, 1-2 दिन आराम करने के बाद मैं तुम्हारे कबीले में जरूर आऊंगा। इतना कहकर टार्जन अपने केबिन की तरफ चल दिया और उधर दूसरी तरफ जब विलियम और रोकोफ की कश्ती किनारे पर पहुंचकर रेत में धंस गई तो उनकी जान में जान आई। अब बारिश भी थम चुकी थी और बादल छट जाने के बाद दोपहर का सूरज आसमान पर चमक रहा था। वो तीनों ठंडी ठंडी नरम रेत पर देर तक बेसुध पड़े रहे। आखिर थोड़ी देर बाद विलियम उठा और उसने कश्ती को घसीटकर एक दरख्त के तने से बांध दिया। रोकोफ भी उस वक्त तक पूरी तरह होश में आ चुका था। उसने जैन से कहा, मुझे यकीन नहीं आता कि हम जिंदा बच गए, लेकिन सवाल यह है कि हम हैं कहाँ और यहाँ से वतन कैसे जाएंगे? जिस खुदा ने हमें मुसीबत से निकालकर यहाँ तक पहुँचाया है, वही हमें वतन भी पहुँचा देगा। घबराने की क्या जरूरत है? तुम ठीक कहती हो जैन। मेरा दिल गवाही देता है कि मुसीबत के दिन अब गुजर गए। खुदा करे तुम्हारे वालिद और मिसेस स्ट्रॉन्ग भी सही सलामत हो। हाँ विलियम, खुदा करे वो सब भी सही सलामत हो। सब्र करो जैन, मुझे यकीन है कि वो भी हमारी तरह जरूर जिंदा बच गए होंगे। चंद रोज के अंदर अंदर उनकी खोई हुई ताकत वापस आ गई। फिर रोकोफ और विलियम ने एक ऊंचे से दरख्त के ऊपर छोटा सा मचान बना लिया। इस मचान पर वो रात के वक्त दरिंदों से महफूज रह सकते थे। शुरू में वो जंगली फल और नरम नरम पौधे खाकर पेट भरते रहे। फिर उन्होंने छोटे छोटे जानवरों और मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। 1 महीना गुजर गया। अब वो जंगल से किसी कदर मानूस हो गए थे, लेकिन जंगल में ज्यादा दूर जाने की उनमें हिम्मत न थी। रुकोफ कुछ दिन शरीफ बना रहा, मगर फिर उसने विलियम और जैन पर रोब डालना शुरू कर दिया था। विलियम और रुकोफ की कई बार तू मैं हो चुकी थी। उनके दरमियान नफरत और दुश्मनी की खलीज बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे को जान से मार डालने की फिक्र में रहने लगे। और एक दिन अचानक विलियम को जंगली बुखार ने आन दबोचा और एक दिन के अंदर ही अंदर विलियम को अदमुआ कर दिया। लेकिन रुकोफ को विलियम की कोई परवाह न थी, बल्कि वो चाहता था कि विलियम एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाए ताकि वो जैन से शादी कर सके। और एक रोज रुकोफ ने न जाने क्या सोचा कि जैन का हाथ पकड़कर कहने लगा, जैन, मेरे साथ चलो। आज मैं एक और जगह देख कर आया हूँ। हम वहाँ आराम से रह सकेंगे, क्योंकि यहाँ की हवा खराब हो गई है और मैं नहीं चाहता कि मुझे इस कमबख्त विलियम को दफन करने के लिए कब्र खोदनी पड़े। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं विलियम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। चल, वरना मारूंगा एक थप्पड़। नहीं, मैं हरगिज नहीं जाऊंगी। चल, मेरे साथ जाएगी कि नहीं? इस कमबख्त को छोड़कर चल। चुप। जैन के रोने और चीखने की आवाजें विलियम के कानों तक भी पहुंची, लेकिन उसमें हरकत करने की भी सकत नहीं थी। रुकोफ जैन को घसीटता हुआ मारता पीटता लिए चला जा रहा था कि अचानक दरख्त से एक शख्स जमीन पर कूदा और रुकोफ के सामने खड़ा हो गया। रुकोफ ने नजर उठा के देखा तो दहशत के मारे थर थर कांपने लगा। तुम टार्जन? हाँ, मैं टार्जन। तुम फिक्र मत करो जैन, ये मूजी अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस बदमाश ने मुझे इतना परेशान किया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता जैन। खैर, अब इसे दुनिया की कोई ताकत मरने से नहीं बचा सकती। नहीं, टार्जन, ऐसा न करो। तुम इसे माफ कर दो। ये शख्स माफ कर देने के काबिल नहीं है जैन।
नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, मुझे जान से मत मारो, मुझे माफ कर दो टार्जन, मुझे माफ कर दो। माफ तुम्हें उसी सूरत में करूंगा कि तुम अब मेरे कैदी की तरह रहोगे। लो जैन, इस रस्सी से अच्छी तरह इसके हाथ बांध दो। खबरदार, कोई चाल नहीं चलेगी। हाँ जैन, बांधो अच्छी तरह से हाथ इसके कस के। अच्छा। अब तुम मुझे पूरा किस्सा सुनाओ। जैन, तुम यहाँ पहुंची कैसे? और फिर जैन की ज़बानी सारा किस्सा सुनने के बाद टार्जन को सदमे के साथ खुशी भी हुई। सदमा इस बात का कि इन लोगों को इतनी तकलीफें उठानी पड़ी, और खुशी इस बात की कि जैन की शादी अभी तक विलियम से नहीं हुई थी और न जैन विलियम से शादी करना चाहती थी। विलियम बुखार की हालत में बेहोश पड़ा था। टार्जन ने उसके मुंह पर छींटे दिए तो वो होश में आया और टार्जन को देखकर सख्त हैरान हुआ। फिर उसकी नजर जैन और रोकोफ पर पड़ी तो दोनों हाथों से सर पकड़कर कमजोर आवाज में बोला, क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ हाँ, मर चुका हूँ। टार्जन, हाँ मेरे दोस्त। हाँ हाँ विलियम, जैन, बोलो बोलो। तुम दोनों मुझे माफ कर दो, वरना मेरी रूह बेचैन रहेगी। नहीं विलियम, तुम ठीक हो जाओगे। ये कहकर विलियम ने अपने सरहाने से पीले रंग के कागज का एक पुर्जा निकाला और जैन की तरफ बढ़ा दिया, और इसके साथ ही विलियम ने एक जोरदार हिचकी ली और उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। नहीं विलियम! जैन चीख मारकर टार्जन से लिपट गई और सिसकियां ले लेकर रोने लगी। इसके बाद जैन ने कागज का वो तय किया हुआ पुर्जा खोला और उस पर लिखी हुई इबारत पढ़ी। ये डार्नो का वही तार था जो उसने पेरिस से टार्जन को भेजा था और जिसे टार्जन गोली बनाकर जमीन पर फेंक चुका था। तार में लिखा था, उंगलियों के निशानात से साबित हो गया है कि तुम ही नवाब जॉन क्लेटन के बेटे हो। टार्जन, विलियम ने ये बात तुम्हें पहले नहीं बताई? नहीं नहीं, मुझे ये बात पहले से मालूम थी, लेकिन क्या? मेरा ख्याल था कि शायद तुम हाँ बोलो बोलो ना। तुम विलियम से शादी करना चाहती हो और इसीलिए मैंने अपनी जायदाद वापस लेने की कोशिश नहीं की। यू आर ग्रेट टार्जन, रियली यू आर ग्रेट। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि वसूली और उसके साथी टार्जन को ढूंढते हुए आ गए। सरदार, जब हम आपकी तलाश में इधर आ रहे थे तो समंदर के किनारे हमने एक जगह कई सफेद चमड़ी वाले आदमी देखे थे। उन्होंने अपने रहने के लिए लकड़ी के मकान बना रखे हैं और उनके पास भी वैसे ही हथियार हैं जिनके मुंह से आग और धुआं निकलता है। ओ वसूली, हमें फौरन उस जगह ले चलो जहाँ तुमने उन सफेद चमड़ी वालों को देखा है। आइए सरदार, चलिए, अभी चलिए। अब वसूली टार्जन को लेकर साहिल के करीब चलने लगा। वो ज्यों-ज्यों साहिल के करीब आता गया, उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आखिर एक जगह रुककर उसने इन लोगों का जायजा लिया और सबसे पहले उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी तो वो बेख्तियार चिल्ला उठा, ओह मिसेस स्ट्रॉन्ग! ओह माय गॉड, ये तुम है मिस्टर जॉन? यस यस। ओह जैन, तुम भी है? हाँ मिसेस स्ट्रॉन्ग, हम सबको नई जिंदगी मुबारक हो। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। उनकी ये अचानक मुलाकात बेशुमार आंसुओं और क़हक़हों का पैगाम लेकर आई। जैन अपने बाप के गले से चिमटी सिसक रही थी और मिसेस स्ट्रॉन्ग उसे तसल्लियां दे रही थी। डार्नो ने टार्जन को बताया कि असल में वो उसी को ढूंढने निकला था, लेकिन इत्तेफाक से मिसेस स्ट्रॉन्ग और उनके साथ ही मिल गए। अगर तुम आज भी ना आते तो हम लोग आगे बढ़ जाते। और रोकोफ के बारे में सबकी यही राय थी कि उसे मार दिया जाए, लेकिन टार्जन ने कहा, नहीं, मैं इसे मारना नहीं चाहता, बल्कि मैं इसे पुलिस के हवाले करूंगा। टार्जन, तुम क्यों फिर खतरा मोल लेते हो? तुम नहीं जानती जैन इस शख्स को। इस शख्स से वो तमाम राज वापस लिए जाएंगे जो इसने फ्रांसीसी फौजी अफसरों से हासिल किए हैं। डार्नो, रोकोफ को हथकड़ी लगवाओ और इसे अपने साथ ले जाओ, समझे? डार्नो के कहने पर पुलिस ने रोकोफ को हथकड़ी लगा दी और चंद पुलिस अफसरों के साथ उसे जहाज पर भेज दिया गया। और जब जैन ने सब लोगों को यह बताया कि टार्जन नवाब जॉन क्लेटन का बेटा है तो उन लोगों की खुशी की इंतहा न रही। प्रोफेसर पोर्टर ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि जब तक मैं जैन की शादी टार्जन से नहीं कर दूंगा यहां से हरगिज़ नहीं जाऊंगा। और अगले ही रोज टार्जन के उस केबिन में जो उसके वालिद की यादगार था, शादी की एक सादा सी तकरीब हुई। इस तकरीब में जैन और टार्जन को हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की जिंदगी का साथी बना दिया गया। Wish you best of luck, Mr. John and Mrs. John. Oh, I mean Mrs. Tarzan.
आप दोनों को शादी का मुबारकबाद कबूल हो। शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया मिसेस स्ट्रॉन्ग। टार्जन और जैन की शादी की खुशी में बूसूली कबीले के लोगों ने हाथी दांत का जखीरा